देखो बेटा, ये 3 नियम उतार लिए। एसिटिक एनहाइड्राइड का जल अपघटन करने पर एसिटिक अम्ल बन जाता है, और एसीटोन को व्यंजक चूर्ण के पेस्ट के साथ जब गर्म करते हैं तो क्लोरोफॉर्म बन जाता है, और डाई एथिल ईथर को HI के साथ जब गर्म करते हैं तो आयोडोएथेन या एथिल आयोडाइड बन जाता है। जैसे एथिल क्लोराइड होता है ऐसे ही एथिल आयोडाइड होता है। जो क्लोराइड अभिक्रियाएं देता है वो सारी ये भी दे देगा। याद रखना, यहाँ क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, कुछ भी हो, बात वही रहती है सेम। हमेशा यहाँ Cl मत समझना। अगर PCl5 क्लोरीन निकाल कर अगर हम KCN अभिक्रिया लगा रहे हैं तो KCN Cl पे भी लग जाएगी, Br पे भी लग जाएगी और I पे भी लग जाएगी। ये ना, ये मत सोचना Cl पे लगेगी या कुछ भी है कहीं भी हमारे पास। जैसे कि होता है CH3COCl, तो हर कोई सोचता है एसिटिल क्लोराइड होता है। एसिटिल क्लोराइड नहीं, एसिटिल ब्रोमाइड भी हो सकता है, तो अभिक्रिया वही काम करेगी, NH3 वाली जो एमाइड बन जाता है। तो जितने भी हैलोजन होते हैं जो एक काम करता है वो सारे करते हैं। कभी कन्फ्यूजन हो जाए कि यार यहाँ क्लोरीन होता तो हम KOH लगा देते हैं या वो अभिक्रिया लगा देते हैं। आयोडीन भी है तो भी अभिक्रिया काम करती है। जैसे करवा देता हूँ तुम्हें, एसिटिक एनहाइड्राइड से मैथेन बनाते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड से मैथेन बनाएगा वही जिसे सूत्र पता है, बाकी तो फॉर्मेलिटी निभाने के लिए बैठे हो। देखो, एसिटिक एनहाइड्राइड का हम जल अपघटन कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? CH3COOH बन जाएगा। पहले एन की जरूरत नहीं होती, वो तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा जो निकलना है। ये है, इस पर हम NaOH लगा देंगे, CH3COO Na है, और इस पर सोडा लाइम लगा दो, मैथेन बनकर तैयार। मैथेन से तो कुछ भी बना लो फिर तो सब। ये है, ऐसे ही एसीटोन से बना सकते हो तुम। एसीटोन से मैथेन, देखो एसीटोन से मैथेन बनाने का मतलब होता है CH3COCH3 की क्रिया जब हम व्यंजक चूर्ण के साथ करते हैं तो क्लोरोफॉर्म बन जाता है CHCl3। अब अगर तुम इसका सीधा सीधा अपचयन कर दो ना तो मैथेन आ गया, आ जाता है मैथेन, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक गुण पहला दूसरा यही होता है। अपचयन करा दो तो भी आ जाता है, 4 H लिए जाते हैं और यहाँ आ जाता है HCl अलग निकल जाते हैं, या 6 जो भी हैं। अगर तुम्हें ऐसे नहीं है तो Ag के साथ गर्म कर दो तो ये एसिटिलीन बन जाएगा। एसिटिलीन के बंध तोड़ दो, H से क्रिया कर दो निकल की उपस्थिति में, तो ये पहले एथिलीन बन जाएगा। और जी फिर H2 से क्रिया कर दो निकल की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा? CH3। अब इससे तुम्हें मैथेन बनाना है तो एथेन से मैथेन बनाने की बहुत होगी। क्लोरीन निकाल करो, KOH करो, फिर COOH पे लेके जाओ और फिर सोडा लाइम लगाओ, फिर आ जाएगा। थोड़े स्टेप बढ़ जा रहे हैं लेकिन किसी से भी चले जाओ, वो कोई टाइम लगता है जब तुम्हें नियम सारे पता होते हैं। तो ये आ गया इतना, और इसे उतारो। एरोमेटिक वाले करवा रहे हैं अभी। देखो इधर एसिटिलीन होता है हमारा, ये है एसिटिलीन। हम किसी भी यौगिक से एसिटिलीन बना सकते हैं। एसिटिलीन को जब हम रक्त तप्त नली में प्रवाहित करते हैं ना, रक्त तप्त नली में जब प्रवाहित करते हैं तो ये बेंजीन बन जाता है। बेंजीन का नाइट्रीकरण करा दो, कोई नए नियम नहीं है। HNO3 कोई नए नियम नहीं है, पुराने वाले नियम ही है, बस बेंजीन रिंग पे चलते हैं वो। नाइट्रीकरण करा दो, जब नाइट्रीकरण कराएंगे तो देखो क्या हो जाएगा? बेंजीन अमीन दिख रहा है तुम्हें? नाइट्रोबेंजीन बनेगा। नाइट्रोबेंजीन बनेगा सिर्फ एक, अभी पिक्रिक सिक्रिक अम्ल ना बने, वो टालिन से बनता है। ये होता है, और ये H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। ठीक है जी, नाइट्रो बन गया ये। अब इसे नाइट्रस अम्ल के साथ 0 से 5 डिग्री पर गर्म करते हैं। सॉरी, हाँ ठीक है, इतने पर गर्म करते हैं नाइट्रस अम्ल अभिक्रिया, तो ये एमीन बन जाता है।
सॉरी एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन है। अभी अभी नियम तो मैं पहले भी लिख रखा है कि ये ग्रुप हो, इसे इसमें बदलना हो तो HNO2 से क्रिया करा देते हैं, नहीं सॉरी इससे कराते हैं, अब चयन करा देते हैं, ठीक है जी, हाँ अब चयन कराते हैं, एनिलीन बन जाता है। अब इसकी नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करा देंगे, नियम वही है पुराने वाले, कोई नहीं है, बस बेंजीन रिंग लग जाता है, वहां CH3 होता था, यहाँ बेंजीन हो जाता है। तो ये तो एनिलीन में बन गया। एनिलीन की जब HNO2 से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, एमीन ग्रुप किस चीज में बदल जाता है, देखो फिनोल में बदल जाता है, OH में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ से अच्छा फिनोल जो है वो ऐसा माना जाता है कि तुम यहाँ ऐसे ना करके तुम इसकी क्रिया HNO2 सुनो HNO2 और HCl के साथ कराओ, सॉरी HCl। तो अब ये क्या चीज बनेगी भाई, HNO2 और HCl के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं ना तो देखो एक नई चीज बनेगी, NO2 और Cl, जानते हो डाइजोनियम क्लोराइड। ये बहुत काम की चीज होती है, इसका तुम जल अपघटन कर दो, जल अपघटन का मतलब HO2 ये H2O से क्रिया करा दो तो ये फिनोल दे देता है, हाँ जी। और फिनोल अगर जो दे दिया तो फिनोल का तुम अपचयन करा दो, अपचयन जिंक के साथ, ये बहुत बार अभिक्रिया आ रखी है, देखते हैं फिल इन द ब्लैंक में भी कि फिनोल का जिंक चूर्ण के साथ अपचयन कराने पर क्या बनता है, जिंक चूर्ण लिख देते हैं तो बेंजीन बन जाता है पूरा पूरा। ये O ही अपने साथ ले जाता है, H इससे जुड़ जाता है तो बेंजीन बन जाता है। तो देखो बेंजीन से चले थे और बेंजीन पर ही आ गए, ठीक है। बहुत सारे यौगिक इसके अंदर आ चुके हैं, बेंजीन के ज्यादातर यौगिक आ गए। अभी और देखो, बेंजीन थे और बेंजीन पर हम CH3Cl लगा देंगे, AlCl3, या तो इतना सब लिख दो, अगर इतना सब नहीं लिख सकते तो लिख देना फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं इसे। जब इसे इसके साथ अभिक्रिया, ये तो उपस्थिति में रहता है, ये इससे अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl अलग हो जाता है, ये इसके साथ जुड़ जाता है, क्या बन जाएगा CH3 उसके साथ यहाँ जुड़ गया तो टालोइन। अब टालोइन की जब क्रिया करा रहे हैं हम, देखो टालोइन की क्रिया जब हम कराते हैं, क्लोरीनीकरण कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्या बन जाएगा, एक H हटेगा, एक Cl आ जाएगा। याद है बेंजल बेंजो बनते थे, तो हमें बेंजल बेंजो नहीं बनाने, सिर्फ एक ही बनाना है, CH2 और Cl। ओ हाँ, ये बेंजल क्लोराइड हो गया है। अब इसकी अभिक्रिया QS से करा दो, एक्वस वाले से, तो ये हो जाता है CH2OH, OH बन जाएगा Cl का। अब इसका तुम ऑक्सीकरण करा दो तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड, इसे कहते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण करा दो, क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल की क्रिया NaOH से करा दो, क्या बन जाएगा COONA। इस पर तुम सोडा लाइम विधि लगा दो। सोडा लाइम क्या होता है, ऊपर ऊपर का ही खत्म कर देता है, ये पूरे का पूरा ऐसे आता है, जैसे यहाँ CH3 होता था तो ये खत्म हो जाता था, ये पूरा पूरा हो जाता है, वापिस वही बन जाएगा जो बनता है बेंजीन। मैक्सिमम योगी बेंजीन। अब जो कोई कह रहा था पिक्रिक अम्ल बनाना है, इसका नाइट्रिकरण कर दो, पिक्रिक अम्ल बन जाएगा। कुछ भी अगर तुम्हें यहाँ तक KCN बनाना, जैसे CN से अभिक्रिया कराते हैं तो KCN या क्लोरीनिकल वो जो होता है ना, जैसे तुम बनाना हो साइनोबेंजीन बनानी है, क्लोरोबेंजीन बनानी है, तो तुम लगाओगे यहाँ कौन सी अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया या गटरमान अभिक्रिया लगा दो। 3 तरीके के उत्पाद आते थे सैंडमेयर अभिक्रिया में, Cl यहाँ Cl आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन भी आ सकता है, Br से कराओगे क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में तो यहाँ Br आ जाएगा, KCN के साथ कराओगे तो यहाँ CN आ जाएगा। समझ गए, नियम वही है। अगर तुम्हारे पास देखो, अगर तुम्हारे पास यहाँ साइनाइड है, साइनाइड का तुमने जल अपघटन कर दिया, क्या बन जाता था साइनाइड, यहाँ COOH में बदल जाता था। लेकिन ये नहीं होता है, अगर तुम ये ऐसा सोचो कि तुम ये ऐसा हो कि OH है यहाँ और तुम सोचो कि मैं इसमें PCl5 लगा दूं और ये जो है वो Cl में बदल जाएगा, तो ये नहीं बदलता है। याद रखना, कोई ऐसा क्यों नहीं बदला है, क्योंकि बेंजीन पे काम नहीं करता, वो इन पे काम करता है। देखो यहाँ अगर जो OH होगा, यहाँ CH2 के साथ OH होगा, उसमें PCl लगा दोगे तो ये इसमें बन जाएगा, क्योंकि ये कार्बन की चैन के साथ हो तब की बात है। डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हो तो नहीं बनता है। डायरेक्ट बेंजीन से अगर जो तुम्हें क्लोरीन बनाना है तो सीधा क्लोरीनीकरण करना पड़ेगा, इसका सीधा क्लोरीनीकरण कर दो
FeCl3 की उपस्थिति रासायनिक गुणों में करवा रखा है ये, तो सीधा सीधा क्लोरीन कण ऐसा बनता है। लेकिन अगर तुम्हें क्लोरीन को OH में बदलना है तो तुम सोचो, हम मैं इसका KOH लगा दूं इस पर, तो KOH डायरेक्ट बेंजीन वाले पर नहीं लगता है, KOH इस पे लगता है। कार्बन के साथ क्लोरीन होगा तो ये KOH लगेगा, बेंजीन के साथ डायरेक्ट क्लोरीन होगा तो नहीं लगेगा। उसके लिए अगर जो तुम्हें OH लगाना, OH का मतलब फिनोल अगर जो बनाना है तो फिनोल ऐसा करके बनाना पड़ेगा। यही तरीका होता है फिनोल बनाने का। ये हाँ वो हो जाएगा फिनोल, क्योंकि वो इसे बदल देता है। लेकिन अगर जो क्लोरीन वोरीन है, लेकिन वो अभिक्रिया स्थायी नहीं मानी जाती, उसमें डबल उत्पाद बनते हैं 50-50 में। तभी तो मैं कह रहा हूँ जो अगली जो स्थायी अभिक्रिया मानी जाती है वो बेंजीन डायजोनियम से मानी जाती है। तभी तो मैंने मिटा के वो वाला हटा के ये वाला करवाया, क्योंकि उससे डायरेक्ट कर दो वो बन जाता है वाले से। लेकिन वो ऐसा होता है कि हो सकता है जैसे हमारे पास ये बनता फिनोल, तो ये 20% ही बनाओ और इससे दूसरा वाला उत्पाद जो वो 80% बनाओ, मुख्य उत्पाद वो बनेगा फिर। लेकिन इसमें मुख्य उत्पाद जो वो यही बनता है, समझ गए? ऐसा होता है। तो हम मुख्य उत्पाद की बात करते हैं कि कोई भी अभिक्रिया क्या चीज़ मुख्य उत्पाद बना रही है। वैसा जैसे क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया में हम बार बार क्लोरोफॉर्म बना लेते हैं, तो खाली क्लोरोफॉर्म थोड़ा ना बनता है उस अभिक्रिया में, कैल्शियम एसीटेट भी बनता है तो और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम वो मुख्य उत्पाद नहीं होता है, इसलिए हम उसे तीर पे भी नहीं लिखते हैं एक्स्ट्रा जो निकल गया। तो ज़्यादातर एरोमेटिक जो है ना वो देखो यही कंपाउंड आ जाते हैं। बाकी कोई बचा है तो वो जो नेमिंग अभिक्रिया है ना वो उससे पूरे हो जाते हैं। कोई कहे कि देखो बेंजल्डिहाइड पहली बात तो इससे बन गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनसे बेंजल्डिहाइड भी हम बना देते हैं। जो एल्डिहाइड वाली अभिक्रियाओं में बहुत सारी में इसमें करवा रखा है। गटरमान कोच अभिक्रिया है, ठीक है जी। रोजन मुंड अभिक्रिया आप चयन है तो किसी से बना लो, ये उससे भी बन जाता है। तो जो नेमिंग अभिक्रियाएं हैं उनसे ये सारे यौगिक बन जाएंगे, नेमिंग अभिक्रियाओं से भी। बाकी जो गुण है वो यही है कि घूम फिर के बेंजीन पे बेंजीन ही ले आए, या ऐसा घूम के ले आओ तो भी बेंजीन से बेंजीन ही आ जाएगा। बच्चा कुछ नहीं है, सारे यौगिक आ चुके हैं तुम्हारे इसमें। एमीन वाले भी आ गए, एल्डिहाइड वाले भी आ गए, सब कुछ आ गए, समझ गए? तो ये एरोमेटिक वाले नियम है, इससे कुछ भी बनाते रहो, इससे बनता रहेगा। लेकिन एरोमेटिक से हम वापस एलिफेटिक में नहीं जा सकते, एलिफेटिक से एरोमेटिक में आ जाते हैं। याद रखना, चैन तोड़, जब ये जो रिंग बन जाता है ना तो रिंग तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। कोई और बहुत सारी अलग अभिक्रियाएं होती हैं, इसमें साइक्लोहेक्सेन बन जाता है, फिर साइक्लोहेक्सेन की चैन तोड़ी जाती है, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। ऐसा अंत परिवर्तन नहीं आएगा कि चैन से हम वापस ये बना लें, इससे ये बन जाता है, ठीक है जी। तो ये उतार लो, ये चाहता तो मैं ये अलग अलग नियम बन जाते, पहले इसके लिखवा देते फिर इससे लिखवा देते, ये 10-12 नियम हो जाते, लेकिन एक सीरीज बना दी हमने कि वापस वहीं आ गए। ये देखो भाई नया है ये ABCD वाले, अरे लिख दो, यौगिकों के नियम। नियम नंबर 1 है कि वो ऐसे कहेंगे ना, क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक कार्बनिक यौगिक A कैपिटल A जिसका रासायनिक सूत्र वो ऐसे दे देंगे C2H5 ऐसा करेगा, मतलब वो ऐसे दे देंगे C3H6O2 है, मतलब ये अणु सूत्र देते हैं वो। यौगिक हमें खुद पहचानना होता है कि क्या बन सकता है, तो पहचानने का वही जो थोड़े बहुत नियम होते हैं ये इनसे पहचान लेता है। वरना अगर जो पहला यौगिक नहीं पहचानोगे तो आगे को अभिक्रियाएं नहीं चलेंगी, तो ऐसा करके होता है। तो वो तुम्हें पहचानना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन को देख के क्या क्या है ये। अब तुम कंपाउंड खुद ही समझ सकते हो कि हमारे पास जैसे ये है एथेन वैथेन होते हैं, देखो सर मैं यही बता दूं, यदि यौगिक CnH2n+2 यानी कि उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है, और कितने कार्बन है, जितने कार्बन है उसके दुगने में 2 जोड़कर हाइड्रोजन है, तो वो एल्केन होगा। एल्केन मतलब सिंगल बंध वाला। यदि यौगिक ये है तो एल्केन होगा वो। सेकंड में यदि मैं पूरा ऐसे लिख देता हूँ, यदि CnH2n यानी जितने कार्बन है उसके दुगने ही H हों, यानी 6 ये हैं तो ये 12 हों, और ये 6 हैं तो ये 14 होने चाहिए, ऐसा करके है तो वह एल्कीन होगा। एल्कीन मतलब उसमें डबल बंध आएगा। अगर यौगिक CnH दुगने में 2 कम है, 2 कम है तो वह एल्काइन होगा, एल्काइन होगा। अगर
जितने कार्बन है उसके दुगने, ठीक है ना जी, उसके दुगने में 2 जोड़कर हाइड्रोजन है और उसमें 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो या तो वो अल्कोहल होगा, अल्कोहल या ईथर। ये कार्बन के आगे की अभिक्रिया पढ़कर पता चलता है कि अल्कोहल वाली अभिक्रिया दर्शा रहा है या ईथर वाली दर्शा रहा है। अगर यौगिक में जितने कार्बन है उसके रुको मैं बताता हूँ, ऐसे उसके दुगने H है और 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन नहीं है 2 ऑक्सीजन है, ठीक है ना, तो वो पक्का कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। लेकिन अम्लीय होगा, 2 ऑक्सीजन है। तो अगर यौगिक में जितने कार्बन है उसके दुगने, देखो जितने कार्बन है उसके दुगने H है और उसमें 1 O है, इसमें दुगने में 2 जोड़कर थे, ठीक है जी, इसमें दुगने ही है सिर्फ और 1 ऑक्सीजन है, तो या तो वो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। और यदि यौगिक में जितने कार्बन है, बोलो बताइए, जितने कार्बन है उसके दुगने H है, ठीक है, देखो जितने कार्बन है उसके दुगने से 2 जोड़ के भी और ज्यादा H है, मतलब दुगने से 2 जोड़कर भी H है और उसमें 1 नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन ग्रुप आ जाए तो वो एमीन होगा, एमीन, ठीक है जी। और अगर उसमें कार्बन है, देखो उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये सब है, किसी भी नंबर पर है तो वो एमाइड हो सकता है। ये बनाना पड़ता है, सिर्फ कंडीशन है, एमाइड हो सकता है क्योंकि एमाइड में ये सारी चीजें होती हैं। लास्ट है तुम्हारा ये 8वां कि अगर यौगिक में C6 है, कार्बन 6 से ज्यादा है और 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन या अधिक है तो वह बेंजीन या उसका यौगिक हो सकता है। कैसे? देखो अगर हम कहेंगे कार्बनिक यौगिक जिसका अणु सूत्र C6H5Cl है, ठीक है, क्या हो सकता है ये ना साहब, ये क्लोरोबेंजीन हो सकता है। हम बोलते हैं C6H6O है तो क्या होगा, इसमें से C6H5 तो हम निकालेंगे अलग क्योंकि ये जो है ये तो बन गया है बेंजीन का स्ट्रक्चर। अभी इसमें एक बंद खाली है क्योंकि एक H कम है तो उससे कुछ जुड़ेगा तो वो यौगिक इसमें से निकालना पड़ेगा। तो देखो हमने C6H5 इसमें से निकाल दिया, क्या बचा होगा इसमें से, H बचा होगा, O बचा होगा, यानी कि ये OH होगा तो हमें पता चल गया ये फिनोल है। ऐसे हिसाब लगाना होता है। अगर उन्होंने ऐसे दे दिया कि एक कार्बनिक यौगिक कैपिटल ए जिसका अणु सूत्र C7 और H8 है, बस इतना ही दिया है, C7H8 है, तो वो उससे क्रिया करके ये बनाता वो आगे की बात है। तो अब हम सोचेंगे अच्छे इसमें से क्या हो सकता है। तो अगर ये ऐसा होता एल्केन एल्किन एल्काइन होता तो H उसके हमेशा दुगने होते, समझ गए, कार्बन के लगभग 1-2 ज्यादा नहीं होते, वो हमेशा कार्बन के दुगने में 2 जोड़ के दुगने में 2 या दुगने में 2 कम होता, बस इतना। यानी कि अगर ये 7 है तो 7 दूनी 14, 16 या 12 के आसपास होता, तो इसका मतलब ये तीनों तो है नहीं, ये भी नहीं है क्योंकि सब में दुगने ही चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि HN है, ये CN है तो H2N होंगे, तो ये तो है नहीं कोई भी दुगने, तो में 2 या 3 जोड़ के, तो इसका मतलब क्या है कि ये एरोमेटिक यौगिक ही है क्योंकि एरोमेटिक यौगिक में ही कार्बन से थोड़े से ज्यादा हाइड्रोजन हो सकते हैं। तो एरोमेटिक यौगिक है तो ये तो कंफर्म पक्का ये जरूर होगा कि C6H5 तो जरूर ही होगा, ये रिंग तो जरूर होगा, आगे को कोई चीज लगेगी इसमें। तो जो बचा होगा वो हिसाब लगा लेते हैं। क्या बचा है, एक कार्बन बचा है,
3 H बचे हैं, क्या हो गया? टॉलुइन बन गया, क्योंकि ये तो रिंग बन गया, ये उसके ऊपर लग गया होगा। ठीक है जी, तो ऐसे पहचान करते हैं। तो ये नियम है और यहाँ इसका क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, और बता रहा हूँ अभी, एक ऐसा आएगा क्वेश्चन, एक कार्बनिक यौगिक कैपिटल ए, बोलो मत भाई, एक कार्बनिक यौगिक कैपिटल ए जिसका अणुसूत्र C2H6O है, या ऐसा करो C2H4O2 है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड से PCl3 से क्रिया करके B बनाता है। ऐसे आएगा एग्जाम में। ये वो क्वेश्चन है जो 30वां क्वेश्चन होता है, ज्यादातर मैक्सिमम पेपर में 5 नंबर में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें। ठीक है जी, तो देख लेना 5 नंबर कैसे आते हैं फ्री में बिल्कुल। एक कार्बनिक यौगिक कैपिटल है जिसका अणुसूत्र ये है, ठीक है, अणुसूत्र ये है, PCl5 से क्रिया करके B बनाता है। अब B अमोनिया से क्रिया करके C बनाता है। C को Br2 तथा और KOH कह दो या NaOH भी आ सकता है, कैसे भी, Br2 तथा NaOH के साथ गर्म करने पर D बनता है। D की क्रिया HNO2 से कराने पर E बनता है। क्या हो गया? E बनता है। उचित रासायनिक समीकरण देते हुए A, B, C, D तथा E की पहचान कीजिए तथा रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ऐसे ही मिलेगा तुम्हें। आज जाकर आंसर पेपर देख लेना, लास्ट में तुम्हें इसी तरह का क्वेश्चन मिलने वाला है। क्या हो गया? इधर देख लो, दांत बाद में निकालते रहना। एक कार्बनिक कैपिटल है। अब ये जो अणुसूत्र होता है ना, ये सारी चीजें एक साथ होती है। देखो अणुसूत्र, उसमें अंतर समझ लो क्या होता है। जैसा हमारे पास कोई फॉर्मूला हो गया ये कि ऐसे CH3 CH2O CH2 CH3 डाईएथिल ईथर है, तो ये यौगिक का सूत्र है, अणुसूत्र नहीं है, यौगिक का सूत्र है। कोई कहे यार इसका अणुसूत्र बता दो। अणुसूत्र में होता है कि सारी चीजें एक साथ मिक्स कर देते हैं जोड़ के, कि कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं ना 10, ऑक्सीजन कितने हैं, तो ये अणुसूत्र होता है। अब इसमें से कुछ भी बन सकता था, इसमें से अल्कोहल भी बन सकता था, ईथर भी बन सकता था। तो इसी को कहते हैं पहचान करना, कि सबसे पहले ए की पहचान करो, तभी तो बी की पहचान करोगे, सी की करोगे। जब ए नहीं पता चलेगा तो आगे के अभिक्रियाएं कैसे चलेंगे। तो ये ABCD वाला क्वेश्चन जो होता है, ये कोई नए नियम से नहीं होता, जो पुराने नियम तुम्हें लिखवा रखे हैं उसी से ही होता है। बस पहली बार पहचान करने के लिए इन नियमों की सहायता लेनी पड़ जाती है बस। ठीक है जी, ये थोड़े से काम आ जाते हैं। तो अब देखो इनमें से कौन सा नियम काम आएगा कि जितने कार्बन है उसके दुगने तो हाइड्रोजन है और उसमें 2 ऑक्सीजन है। क्या हो सकता है संभावना, क्या हो सकता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हम कहेंगे, देखो इधर को आंसर में ऐसे करके लिखेंगे, स्टार्टिंग में लाइन ऐसे लिखनी है कि दिया गया यौगिक, देखो इधर दिया गया यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। बस तुमने साधारण बात बता दी, कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा है वो अब बता देंगे कि C2H4O2 दिया है,
तो हम कहेंगे क्या बन सकता है, तो देखो C और सबसे पहले ना कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो ये तो जरूरी होगा, ये जरूर होगा। तो अब बचा क्या है, एक H खर्च हो गया, एक C खर्च हो गया, 2 O खर्च हो गए, एक C बचा है, H कितने बचे 3। पहचान हो गई क्या है ये, एसिटिक अम्ल। लो जी, और ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, और अगर तुमने पहला यौगिक पहचान लिया ऐसा करके लिखोगे और इसका नाम भी लिखोगे, करें उससे इनके रासायनिक समीकरण देते हुए इनके नाम भी लिखने, पहचान करनी है, पहचान करना नाम लिखना है, तो यहाँ लिखोगे एसिटिक अम्ल। अगर आगे की अभिक्रिया तुम्हारी गलत भी होगी ना तो 1 नंबर तो तुम्हारा ही पक्का हो गया कि तुमने ए पहचान लिया है, समझ गए। अब आगे की बात करो, आगे वो ये कह रहे हैं कि ये जो है, जो भी ये है जो हमें पहचान पड़ गई है, PCl3 से क्रिया करके B बनाता है। तो अब हमें पता होना चाहिए यार PCl3 से क्रिया करके क्या बनाता होगा, ये क्या बनता है इससे, अगर ये PCl3 से क्रिया करता है तो CH3COCl, इसका नाम ये बन गया B, ये 2 नंबर हो गए, और यहाँ हो गया एसिटिल क्लोराइड। अगर जो साधारण नाम नहीं पता तो IUPAC नाम कर देना, एथेन ऑयल क्लोराइड हो जाता है, क्लोराइड, ये बन गया। अब फिर वो कह रहे हैं कि ये B जो है, B अमोनिया से क्रिया करके C बनाता है, तो B जो है वो अमोनिया से क्रिया करेगा NH3 से, क्या बन जाएगा CH3CO NH2, और ये बन गया C, और इसका नाम है एसिटेमाइड। अब ये C जो है, C वो क्या कह रहे हैं कि Br2 और NaOH के साथ गर्म करने पर D बनाता है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, NaOH और Br2, भैया हाफ मान ही बोल दी इन्होंने, ऐसे बदल के देंगे, हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया, क्या बन जाएगा उसमें CH3 NH2 और ये D बन गया, इसे कह देंगे मैथिलएमीन। ये हो गया यहाँ तुम्हारे 4 नंबर। क्या हो गया, B बनाता है, D की क्रिया HNO2 से कराने पर E बनता है, क्या बन जाएगा OH, क्या बन गया ये मैथिल एल्कोहल, ये E बन गया, और यहाँ हो गए तुम्हारे 5 नंबर पक्के, बस जी, इससे आगे कुछ करना होता नहीं है, समझ गए। तो ये और तुम्हारे अलावा ये जो और है, किसी से तुम ये देखोगे ना तो ये किसी एक चैप्टर का नहीं होता है, कभी तुम सोचोगे ये किसी एक चैप्टर में से क्वेश्चन मिल जाएगा, पूरी किताब में तुम ढूंढते रहना, किसी भी किताब के बैक साइड में जो क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं वहाँ ये मिलता नहीं है, ये तो सारे चैप्टर का निचोड़ बनाया जाता है। देखो ये कार्बोक्सिल अम्ल में पहुंच गए, अभी हम एकदम से ही हम एसिल क्लोराइड वाले चैप्टर में पहुंच गए, ये भले से तुमने नहीं पढ़ा है, उसके बाद हम हाफ मान वाले 13वें चैप्टर में पहुंच गए, समझ लो क्या हो रहा है, एकदम से अल्कोहल वाले चैप्टर में आ गए। तो ये हर एक चैप्टर का निचोड़ होता है, और ये सबसे लास्ट में इसलिए कराया जाता है क्योंकि ये सारी केमिस्ट्री का सार होता है, निचोड़ होता है ये, कि कोई सा भी यौगिक कहीं से कहीं को उल्टा पलटी हो सकता है, समझ गया जी। बताओ क्या चीज समझ में नहीं आ रही है, ना लग रही क्या, भारी बताओ क्या चीज है, हार्ड लग रही है।